निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिता हरम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात तेलंगाना। देखते हैं क्या है ये कार्यक्रम। ये देखिए 25 जून की खबर है। ये तेलंगाना सीएम लॉन्च 6th फेज ऑफ हरिता हरम कार्यक्रम। ठीक है, तो ये तेलंगाना का है और बेसिकली ये क्या है, ये फॉरेस्ट रिवाइवल प्रोग्राम है। वन क्षेत्र को रिवाइवल का एक प्रोग्राम है। बस याद रखेंगे अगर एग्जाम में आता है हरिता हरम कार्यक्रम तो तेलंगाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ई ब्लड सर्विसेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्लाज्मा थेरेपी के लिए लॉन्च की गई एक मोबाइल एप्लीकेशन है। दूसरा, यह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है जो ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराएगी। अब आप बताइए कि ई ब्लड सर्विसेज के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी के लिए लॉन्च नहीं की गई स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को। और ये किस लिए, बेसिकली ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक इनिशिएटिव है जिसमें ये पता चलेगा कि ब्लड जो बैंक्स है उसके अंदर जो ब्लड की अवेलेबिलिटी है या नहीं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए ऑल इंडिया रेडियो की खबर है। ये 25 जून खबर क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। ओके, अब इसको एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया गया? डेवलप्ड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ई रक्त कोश टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग उसके द्वारा डेवलप किया गया है। किसके अंडर? जो डिजिटल इंडिया स्कीम है जो 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी उसके तहत इसको डेवलप किया गया। ओके, अब ये बेसिकली क्या करेगी, एक ये ब्लड डोनेशन ऐप है एक तरीके से, जो सपोज करो किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वो क्या करेगा, एक बार जैसे ही एप्लीकेशन जो ये ई ब्लड सर्विसेज वाली एप्लीकेशन है ये क्या कराएगा, तो जो लोगों को ब्लड बैंक से ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको ये उससे सीधा लिंक करेगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, वंस द रिक्वेस्ट इज प्लेस्ड थ्रू द ऐप, जैसे ही कोई व्यक्ति इस ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट करता है ब्लड की ब्लड बैंक से, द रिक्विजिट यूनिट्स बिकम विजिबल टू IRCS NHQ ब्लड बैंक इन ई रक्त कोश डैशबोर्ड। तो जो ई रक्त कोश का जो डैशबोर्ड है उस पर ये पता चल जाता है कि कितनी यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। तो ये है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में भारत से बाहर विश्व के प्रथम योग यूनिवर्सिटी अर्थात योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में की गई है? ऑप्शंस है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान और जर्मनी। बताइए ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखिए, ये डीडी न्यूज़ की खबर है, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद लॉन्च आउटसाइड इंडिया। तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इसको लॉन्च किया गया है भारत से बाहर। और कहाँ लॉन्च किया है? ये छठे इंटरनेशनल योग डे के उसमें लॉन्च किया गया है, जो विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी है भारत से बाहर। कहाँ पे? लॉस एंजलिस। ठीक है, और ये किस तरह के जो प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे इसमें, जो भारतीय योग की जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, और जो आधुनिक रिसर्च की उपागम है उन सबको मिलाते हुए यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। एक अच्छी इनिशिएटिव है जिससे योग में और ज़्यादा R&D को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब
ये देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु नदी इंडस रिवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती हुई बाल्टिस्तान एवं गिलगित से होकर बहती है। दूसरा, लेह के निकट इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है। अब आप बताइए कि इंडस रिवर के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? क्या है सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो लिखा है कि ये पीर पंजाल और जास्कर के मध्य होकर बहती है, नहीं, जबकि ये किसके बीच में, लद्दाख रेंज और दूसरी कौन सी रेंज है, जास्कर, इसके मध्य से होकर बहती है ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स इस बार वैसे भी। ओके, चले अब आगे देखते इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए पीआईबी की खबर है, 25 जून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिंधु नदी की पथरीली ज्यामिति और इसके प्राचीन भौगोलिक इतिहास को स्पष्ट करती है। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में स्थित है, जिसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। इसके जो कुछ रिसर्चर्स है उन्होंने स्टडी में पाया कि जो लद्दाख हिमालय में नदी में पत्थरों से बनी रेत और पत्थरों के ओवरलैपिंग से प्राप्त जितना भी ज्योमेट्रिकल डेटा मिला है उसके आधार पे इन्होंने सिंधु नदी के जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है उसको पूरा क्या किया है, उसका पता लगाया है। तो इसलिए सिंधु नदी पे प्रश्न पूछा गया। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रश्न क्या है और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेंगे यहाँ पे। पहला, अमृत मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन अर्थात JNNURM का ही नवीन संस्करण है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। दूसरा, मिशन के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को चुना गया है। अब आप ये बताइए कि अमृत के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अमृत मिशन है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल जो मिशन लॉन्च किया गया था उसी का ही एक न्यू वर्जन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये हुआ रॉन्ग, क्योंकि इसमें ठीक है अमृत के तहत 500 शहरों को चुना गया है, लेकिन उन सभी शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे डिवीज़न है और ये कैसे काम कर रहा है अमृत, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ थोड़ा स्पेसिंग कम है। ओके, ये देखते हैं पहले तो इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। चलो मैं यही बता देता हूँ आपको, 2 मिनट लगने वाली है। पहली बात, जो अमृत जो हमारी इनिशिएटिव है, ठीक है, इसके तहत जो हमने सिटीज़ को 5 कैटेगरी में डाला है, 5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है, इसके अंदर है ऐसे शहर और टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। टाउन या सिटीज़ पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख प्लस है, और जो वो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी है, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ क्षेत्र में पड़ते हैं वो 2011 के सेंसस के अनुसार। दूसरा क्या है, ऐसी सभी कैपिटल सिटीज़ या टाउन्स स्टेट्स के जो ऊपर वाले फर्स्ट क्लोज में कवर नहीं किए गए। जैसे इसमें है सभी कैपिटल सिटीज़ और टाउन्स जो फर्स्ट कैटेगरी में कवर नहीं किए गए। फिर तीसरा, इसमें क्या है, वो सारे सिटीज़ होंगे, टाउन्स होंगे जिनको किसके रूप में, एक हेरिटेज सिटीज़ के रूप में क्लासिफाइड किया गया है हृदय स्कीम के तहत। तो हृदय स्कीम के तहत जो विरासत स्थल के रूप में जिनको दर्जा प्राप्त है ऐसे शहर। चौथा, आप देखो कौन सी कैटेगरी है इसमें, इसके अंदर 13 ऐसी सिटीज़ को कवर किया गया है और टाउन्स को, ठीक है, जो कि नदी के सहारे शहर व टाउन है। इसमें ये थोड़ा पेंसिल में गड़बड़ हुई है, अभी 1 सेकंड रुके रहिए।
कई बार हो जाता है, शायद चार्ज नहीं हुई है। अब ये देखते हैं, तो 13 ऐसे शहर है। अभी चलो सुन लो आप, एक बार मैं अभी बोल के ही बता रहा हूँ आप लोगों को। 13 ऐसे शहर है या टाउन है जो कि नदी के किनारे अवस्थित है, नदी तट के किनारे अवस्थित है, और जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 75,000 से 1 लाख के बीच है। ये है इसका चौथा क्राइटेरिया। और जो पांचवा क्राइटेरिया है वो है 10 शहर कहाँ से लिए जाएंगे? 10 शहर लिए जाएंगे हिली एरिया से, हिल स्टेट से लिए जाएंगे, या आइलैंड क्षेत्र से लिए जाएंगे, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लिए जाएंगे। लेकिन किसी भी राज्य में एक से ज़्यादा ये शहर नहीं लिया जाएगा। तो ये 5 कैटेगरी है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी नंबर 4 है उसमें जो 13 शहर हमने जो लिए हैं उनकी पॉपुलेशन 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो 500 सिटीज़ है उनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए प्रश्न का आधार क्या था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो अभी 5 वर्ष पूरे हुए हैं कुछ शहरी मिशंस के, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, और अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत पे मैंने क्वेश्चन पूछा, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा स्मार्ट सिटी पे और उससे अगला होगा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पे। ठीक है। और इस बार प्रीलिम्स के लिए ये तीनों मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सबके 5 साल पूरे हो गए हैं। चलते आगे। ये देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्मार्ट सिटीज़ मिशन की स्थापना वर्ष 2015 में की गई तथा इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी और डेटा स्मार्ट सिटी। दूसरा, स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें क्षेत्र आधारित, याद रखना ये टर्म, क्षेत्र आधारित विकास रणनीति को अपनाया गया है। अब आप बताओ कि SCM के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का क्या मतलब हुआ? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई और इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट सिटी और डेटा स्मार्ट सिटी चल रहे हैं। फिर जो SCM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें क्षेत्र आधारित विकास रणनीति को अपनाया गया है, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। इसके अंदर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है, जैसे कुछ इसकी कंसेप्ट है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच के कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें रेट्रोफिटिंग की बात की गई है, रेट्रोफिटिंग, ठीक है। दूसरा इसमें बात की गई है रीडेवलपमेंट। तीसरा इसके अंदर बात की गई है ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। ओके, तो रेट्रोफिटिंग क्या है? इसमें आता है सिटी का इम्प्रूवमेंट। अगर किसी भी शहर में कोई हमें सुधार करने हैं तो वो रेट्रोफिटिंग है। रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? किसी भी सिटी का रीन्यूअल करना। उसके बाद जो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट की क्या है? इसका मतलब इसका है किसी भी सिटी का एक्सटेंशन, इसका विस्तार देना शहर को। ओके, तो ये इसकी कुछ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ क्योंकि 5 साल पूरे हुए हैं इन स्कीम्स के, कुछ शहरी योजनाओं के। तो एक फैक्ट या एक एनालिसिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो सेंसस 2011 था हमारा, उसके अनुसार, ठीक है, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में 31% पॉपुलेशन निवास करती है। याद रखना, देखो अगर शहरी नियोजन पे या अर्बनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है आपका मेंस में, तो इस एक अप्रोच आपको देने जा रहा हूँ जिसको आप समझना थोड़ा तसल्ली से, कि 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया की जो 31% पॉपुलेशन शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और 63% GDP जो इंडिया का वो कहाँ से आ रहा है? वो शहरी क्षेत्रों से आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में 40% पॉपुलेशन निवास करेगी और यहाँ से जो GDP का लगभग 75% यहाँ से जनरेट होगा। तब ऐसे में, ठीक है, यानी कि शहर हमारे विकास के सेंटर होने वाले हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने वाली है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शहरी क्षेत्रों के व्यापक एक अप्रोच अपनाई यहाँ पे सुधार कार्यक्रम की, ठीक है। तो यहाँ व्यापक सुधार
की एक अप्रोच अपनाई कि ताकि लॉन्ग टर्म में ये हमारे सिटीज़ सस्टेनेबल रह सके। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो, अगर इतना प्रेशर बढ़ने वाला है और इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, तो जो हमारे शहरी क्षेत्र है उनके फिजिकल, उनके इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, उनके सोशल और जो उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा है वहाँ का, उसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि हमारे शहर रहने लायक बने, ठीक है, वहाँ पे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो, उसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, इसके लिए हमने स्मार्ट सिटीज़ मिशन जैसे मिशन की शुरुआत की, और फिर हम हृदय स्कीम लेके आए, अमृत स्कीम लेके आए। ये सारी जो स्कीम्स है कहीं ना कहीं हमारे शहरी क्षेत्रों को टारगेट करके उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही हम उनको लेके आए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको मेंस में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना हो कि क्यों शहरी क्षेत्र की ओर क्या ज़्यादा फोकस कर रही है सरकार, का ज़्यादा फोकस क्यों है, तो वहाँ पे आपके 2 पॉइंट में आप इनको बुलेट पॉइंट में डाल के, इंट्रो लाइन में डाल के अपने आंसर को आगे लेके जाना है। चले, और इस प्रश्न का भी आधार क्या था, वो पिछली वाली स्लाइड जो मैंने दिखाई थी कि 3 मिशन के 5 साल पूरे हुए। अब फिर देखो एक और प्रश्न, क्योंकि तीसरा मिशन क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किस वर्ष तक शहरी भारत के पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वर्ष 2020, 2022, 2024 और 2025। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2022 तक हमने टारगेट रखा है कि जितने भी शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी है उनको पक्का मकान उपलब्ध कराने का सरकार का टारगेट है। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित किस देश से है। ऑप्शंस है थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और मलेशिया। तो बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है। अभी 2 दिन से चर्चा में है ये, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये देखिए, मतलब म्यांमार से संबंधित है स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। देखते हैं क्यों बनाया इस प्रश्न को। देखिए क्या है प्रश्न, इंडिया अप्रूव्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 121 मिलियन US$ फॉर स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार। ठीक है, तो इसके लिए हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया इंडिया ने। कौन से प्रोजेक्ट के लिए, स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार में है। याद रखेंगे इसको, आगे चलते हैं। अब ये देखो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष, ध्यान से पढ़ना है इसको, प्रतिवर्ष किस तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस है 7 दिसंबर, 25 जून, 26 जून या 7 जुलाई। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर इसका क्या है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 26 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं क्यों बनाया हमने इस प्रश्न को। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, 26 जून आज की इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, थीम क्यों मनाया जाता है, ये पूरी न्यूज़ इस पे आधारित थी। जो इस साल का जो थीम है इसका, ठीक है, तो थीम क्या है, वर्ल्ड ड्रग डे का है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, तो ये इसका थीम हो गया। आगे चलते हैं, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 सेकंड रुकेंगे बस। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किसने मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नामक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शंस है इंटरपोल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IUCN और ट्रैफिक। बताइए ए, बी, सी या डी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी प्रीलिम्स के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई। देखते हैं क्या है ये रिपोर्ट। देखिए आज की हिंदू की खबर है, FATF रिपोर्ट्स फ्लैग्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो अपने आप की ये फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर। किसने जारी की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और उसने इनको जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको एक ग्लोबल थ्रेट समझा है, और जिसका संबंध उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, संगठित अपराध से इसको जोड़ के चला है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संगठित अपराध, आप जीएस पेपर जो 3 है मेंस में, वहाँ पे ये टॉपिक है संगठित अपराध। अगर आप में से कोई बता सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ओके। और नहीं भी बताता मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो जो इस रिपोर्ट का जो नाम है आप देख सकते हैं, ये है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। चलिए अब आगे, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA की प्रक्रिया का सही क्रम निम्नलिखित क्या है। ठीक है, सही ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। स्क्रीनिंग, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, ये डेट नहीं होके डेटा है, स्कोपिंग, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, डिसीजन मेकिंग और पब्लिक हियरिंग। क्या इसका सही क्रम क्या है, A, B, C या D बताइए, सोच समझ के। क्वेश्चन आ सकता है ये प्रीलिम्स में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्क्रीनिंग आएगा, उसके बाद स्कोपिंग आएगा। ये स्कोपिंग की स्पेलिंग यहाँ पे शायद डबल ओ आएगा, स्कोपिंग। उसके बाद क्या आएगा, देख लेना शायद स्कोपिंग पे ये डबल ओ है या सिंगल ओ, अभी मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसको। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना खुद से। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा है, फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन है, मिटिगेशन मेजर्स है। ठीक है, उसके बाद भी इसके जो अदर स्टेप्स है, उसके बाद पब्लिक हियरिंग आएगी, फिर डिसीजन मेकिंग आएगी, फिर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान आएगा, फिर उसके बाद आएगा असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिलिनिएशन एंड मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। ये इतने बहुत सारे इसके स्टेप है, आप इन सबको याद करोगे। वैसे भी आपने जब एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ भी आपको EIA का टॉपिक ज़रूर मिला होगा स्टूडेंट्स, तो अच्छे से याद रखना इसको। अब मैं बताता हूँ ये प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, स्टूडेंट्स यूनियन सीक्स रिकॉल ऑफ EIA ड्राफ्ट, मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर ये खबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स यूनियन फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजों से और विश्वविद्यालयों से जो स्टूडेंट की जो क्या है यूनियंस है, उन्होंने डिमांड की है कि पिटीशन कि वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स प्रकाश जावड़ेकर से उन्होंने क्या किया है कि जो ड्राफ्ट है किसका, जो प्रस्तावित एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 है उसको अभी होल्ड पे रखे। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक होमवर्क ये है कि अभी जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कब के, मतलब कौन से ईयर का है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं EIA के लिए। आपको बताना है कि जैसे 2004 का है, 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, किस ईयर के उसको नोटिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं। और देखो वैसे इस न्यूज़ के अंदर, इस स्लाइड के अंदर ही है, बस आपको पढ़ के बताना है। तो अभी इसको क्या करने जा रही है सरकार ने, एक प्रस्तावित नया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लेके आई है 2020। अभी वो पब्लिक डोमेन में रखा था, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट ग्रुप है, स्टूडेंट्स यूनियंस है, उनकी डिमांड है कि अब इसको होल्ड पे रखा जाए, अभी एकदम से इसको ना लेके आया जाए। कुछ एंगल्स है जिन पे चर्चा की जानी चाहिए, कुछ मुद्दे हैं जिन पे विचार किया जाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित किसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल की शुरुआत की गई है। ऑप्शंस है विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, यूनेस्को और फेसबुक। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि किसने इसकी शुरुआत की। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्रायः समाचारों में चर्चा में रहने वाले स्वाभिमान अंचल का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो है उड़ीसा। ठीक है, देखते क्यों बनाया गया था इस प्रश्न को। ये देखिए 22 जून की द हिंदू की खबर थी, पुलिस क्लेम इन रोड्स इनटू माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ स्वाभिमान अंचल। तो ये स्वाभिमान अंचल क्या है, माओइस्ट, जो माओइस्ट ग्रुप है उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड का एक एरिया था, जो आप जैसे आप देख सकते हैं, इसको पहले स्वाभिमान अंचल फॉर्मली नॉन एज कट ऑफ एरिया इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए स्वाभिमान अंचल तो याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, UPSC में पूछे जाने की संभावना कम है, स्टेट सर्विसेज में पूरी संभावना है इनकी। आगे चले, ये देखिए आज की एक और एक्स्ट्रा जो स्लाइड के रूप में आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, ओजोन पोल्यूशन सीज ए स्पाइक। एक अभी जो
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE है, उसकी ने एक रिपोर्ट उसकी स्टडी की है, उसमें पाया गया है कि क्या है कि जो ओजोन पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बोल रही है कि जहाँ एक तरफ पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, और जो लॉकडाउन के दौरान उनका स्तर पार्टिकुलेट मैटर का और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल गिरा है, वहीं ओजोन का, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है कुछ शहरों में। एक तो बात ये हो गई, तो ये ओजोन का स्तर बढ़ा है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ ओजोन के बारे में। यहाँ 2 पैराग्राफ है। एक तो कि एक हाईली रिएक्टिव गैस है, ठीक है, अगर छोटा सा शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी, मतलब कुछ घंटों का भी अगर एक्सपोजर हुआ है तो इससे रेस्पिरेटरी कंडीशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ ये है जहाँ से एग्जाम में प्रीलिम्स में कुछ पूछा जा सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ओजोन इज़ नॉट डायरेक्टली एमिटेड बाय एनी सोर्स, किसी भी सोर्स के द्वारा ये सीधी प्रत्यक्ष रूप से एमिटेड नहीं होती, बट इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, बल्कि ये प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा ये उत्पन्न होती है। ठीक है, किन के बीच में होती है वो? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तब ये उत्पन्न होती है। एंड गैसेज इन द एयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट एंड हीट, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, ये बोला इसने, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है, अलग कई अन्य प्रकार की गैसेज, उनके बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। कब होगी? एक तो उसमें सनलाइट उसमें रोल प्ले करेगी, और उसके साथ साथ उसमें जो हीट रोल प्ले करेगी। ये बात आप ध्यान रखना। तो ओजोन इस बार वैसे भी चर्चा में है, तो प्रीलिम्स में ओजोन इस बार इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ओजोन पे कई बार, तो इस बात को, इस खबर को भी हम अच्छे से ध्यान करेंगे, और ओजोन वाले चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से आप पढ़ ले रहे स्टूडेंट। ओके, निर्माण आई इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।